हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं BS का 2022 का एक्सपेक्टेड पेपर। जो पेपर में अगर अभी आप देख रहे हैं लगातार ऑब्जेक्टिव थोड़े डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने खुद ने एक सिंपल पेपर बनाया है जो बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है आपको आ जाए। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। देखो दोस्तों, व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन बस कमेंट्स की प्रॉब्लम है। तो अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम BS का 2022 का पेपर। मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाएँ। देखो, दोनों लैंग्वेज में बनाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। इसमें मेरा पहला प्रश्न देखिए क्या है, द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासीफाई नीड्स ऑफ हिरारिकल ऑर्डर। देखो, मोटिवेशन को बोलते हैं हम दोस्तों, क्या बोलते हैं मोटिवेशन को, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण की जो थ्योरी है, जो धारणा है, वो हिरार्चिकल ऑर्डर, मतलब कि हिरार्ची क्या होती है बेटा, कि ये पिताजी, ये उनके बेटे दोनों, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसी होती है हिरार्ची। तो ये सीक्वेंस वाइज चलती रहती है। तो ये थ्योरी डेवलप किसने की थी दोस्तों, तो याद रखना अब्राहम मैस्लो ने की थी। किसने दोस्तों, अब्राहम मैस्लो। तो क्लीन करता हूँ इसको ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ। अब्राहम मैस्लो। आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, इससे आपके पास एक अच्छा पैटर्न मिल जाएगा। बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोट्स बाय नारायण मूर्ति इज। नारायण मूर्ति द्वारा कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई गई थी दोस्तों, आपको पता होगा, इन्फोसिस। ठीक है, नारायण मूर्ति ने कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, नारायण मूर्ति ने, तो इन्फोसिस। अगला है बजटरी कंट्रोलिंग रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ। देखिए, अपन कंट्रोलिंग करने की टेक्निक्स पढ़ते हैं तो उसमें अपन ने पढ़ा है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, उसमें आता है बजटरी कंट्रोल। तो बजट को नियंत्रण करने के लिए जो बजटरी कंट्रोलिंग होती है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, कैसे हम बजट कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीधी बात है, नाम में लिखा है, बजट बनाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप बजटरी कंट्रोल कर पाओगे। पहले बजट बनाना पड़ेगा ना आपको दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बजट को इंग्लिश में भी बजट बोलते हैं और हिंदी में भी बजट बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू करेक्टिव एक्शंस। इनमें से कौन सा करेक्टिव एक्शन, मतलब सही कार्य करने के लिए अप्लीकेबल, मतलब अप्लीकेबल क्या बोलते हैं, लागू नहीं होता। ध्यान रखिएगा, एंडोसेंट्रिक सेंटर। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कहीं पढ़ाई नहीं है। देखिए, NCERT की बुक लगी है आपको, तो आपके लिए स्पेशली NCERT में से ढूंढ के ये ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दे के देखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर गोल। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन, ये आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है बेटा किसी, देखो, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेट पीपल, लोगों के मनोभाव को स्टिमुलेट करना, उनके मतलब मनों को चेंज करना। कैसे अपन लोगों की थिंकिंग को बदल सकते हैं ताकि अपना गोल पूरा कर सकें। तो कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं मोटिवेशन दोस्तों। अभिप्रेरणा द्वारा हम लोगों की मानसिक दशा को, मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। ठीक है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है विलियम जे स्कॉट ने। SCOTT, विलियम जे स्कॉट। ध्यान रखिएगा, तो नाम ध्यान रखिएगा, इसका पेपर में आ सकता है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। देखिए, लोगों के मनोभाव को चेंज करना ताकि उससे हम हमारा काम निकला सके, इसको बोलते हैं मोटिवेशन करना, अभिप्रेरणा करना। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन नेटवर्क में भी। ग्रेप वाइन नेटवर्क कैसा हो सकता है। देखिए, एक बार ध्यान रखना, ग्रेप वाइन जो है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, तो वो होता है इनफॉर्मल। कौन सा होता है, इनफॉर्मल। अंगूर लता के समान कौन होता है दोस्तों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
पर यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि नेटवर्क कैसा होता है। देखिए सिंगल लाइन में भी हो सकता है, मतलब पहले ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, तो ऐसा भी हो सकता है। गॉसिप्स क्या होती है बेटा, इसने जाके एक को बोला, इसने किन्हीं दो को बोल दिया, इसने जाके किन्हीं किन्हीं और को बोला, फिर इसने किसी और को बोला, तो ये होती गॉसिप होती है दोस्तों, आपस में बातचीत। और प्रोबेबिलिटी या क्लस्टर क्या होता है, ये यहाँ गया, इसने इसको बताई, फिर इसने जाके इसको बताई, फिर इसने यहाँ बीच में तीसरे को बता दी, इसने चौथे को बताई, ये होती। तो ये सभी प्रकार की हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये आपके पूरे MCQs हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं फिलअप की तरफ। जल्दी से लाइक का बटन दबाएं दोस्तों, आपका लाइक नहीं आ रहा है, जल्दी लाइक कीजिए। दोस्तों आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। लीडरशिप स्टाइल आर, लीडरशिप की स्टाइल, जो लीडरशिप होती है मतलब अच्छा जो नेता होता है, तो नेता की जो स्टाइल होती है वो कितने टाइप की होती है दोस्तों। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग 3 स्टाइल दी है हमको बुक में। वैसे बहुत सारे टाइप की भी होती है, 5-6 टाइप की होती है, लेकिन अपने को गूगल पर सर्च करोगे 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, पर हमारी बुक में 3 है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्रीलेंसर, है ना। इनके बारे में अपन बाद में डिटेल में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉब रोटेशन इज़ पॉपुलर इन। नॉर्मली देखो बेटा, जॉब रोटेशन मतलब जो काम का बदलाव होता है कि एक काम से दूसरे का ट्रांसफ़र कर देना, ये नॉर्मली कहाँ होता है दोस्तों पॉपुलर, तो बैंक में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, बैंक में, याद रखना ये बैंक में होता है। फिर स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डैश मैनेजमेंट। स्टाफिंग कौन से मैनेजमेंट का हिस्सा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, स्टाफिंग जो है इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एन आएगा दोस्तों, यहाँ पे वो एन दिख नहीं रहा आपको, ऐसा एन, ह्यूमन रिसोर्स, SOURCE, ह्यूमन रिसोर्स, फिर मैनेजमेंट वापस ऐसा कैसे ही है ना। स्टाफिंग कौन सा पार्ट है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज से पूछे कि स्टाफिंग स्टाफिंग मतलब जो नियुक्ति होती है वो कौन से मैनेजमेंट, कौन से प्रबंध का हिस्सा है, मानव संसाधन नियंत्रण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ एफर्ट नॉट मीन्स, क्या एफर्ट होता है, मीन नहीं होता है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा, सिलेक्शन इज़ एन एफर्ट नॉट मीन्स। ठीक है, सिलेक्शन। चयन एक प्रक्रिया है, चयन एक साधन है, साध्य नहीं। अ टॉल स्ट्रक्चर हैज़, एक जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, नेरो। थोड़ा इसको इरेज करूँ, थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ इसको, फिर लिखता हूँ। यहाँ पर आएगा नेरो, NARROW, नेरो, SPAN, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैनेजमेंट, आप पूरा लिखना, ये मैनेजमेंट की लिखी है, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, तो इसको बोलेंगे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट करते चलिएगा क्योंकि स्पेस कम है और मुझे कम टाइम में समझाना है। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। हेनरी फ्योल इज़ अ, अब देखो हेनरी फ्योल कौन है, तो इसको आप बोल सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, या हेनरी फ्योल इज़ अ, जो मैंने पेपर बनाया उसके अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल है माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, ये साथ में लिखना है, माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं। हेनरी फ्योल माइनिंग इंजीनियर था, कहाँ का, फ्रांस का, ध्यान रखना। सिलेक्शन इज़ अ डैश प्रोसेस, अब ध्यान रखिए सिलेक्शन, चयन कैसी प्रक्रिया है बेटा, तो ध्यान रखना कंटिन्यूस नहीं है, सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। जिन बच्चों ने डिफरेंस याद करा उनको पता होगा कि नेगेटिव प्रोसेस है। अब नेगेटिव क्यों दोस्तों, देखो उसमें क्या होता है कि रिक्रूटमेंट जब भर्ती करते हो ना तो पॉजिटिव होती है, सबको आप बुला लेते हो, कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, जो सूटेबल नहीं होते उनको हम रिजेक्ट कर देते, हटाना पड़ता है लोगों को, इंटरव्यू में से कैसे बाहर करना पड़ता है। तो सिलेक्शन कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, निगेटिव। आई होप आइडियाज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ये है आपका मैच द पेयर। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल को क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्मल को बोलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं संगठन, संगठन, और फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक। तो ये बन गया हमारा औपचारिक संगठन।
क्या बन गया, औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसा होता है दोस्तों, इसको मैनेजर बनाता है, मतलब मैनेजमेंट बनाता है, इसमें सब चीज़ कंट्रोल में होती है, फिक्स्ड होती है, कौन मैनेजर है कौन सबॉर्डिनेट है, लॉन्ग टाइम तक चलता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा साइड में करता हूँ इसको, 1 मिनट। अब देखो थोड़ा क्लियर दिखेगा, इसका ऑप्शन सी आ गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल स्थिर होता है दोस्तों। अगला है डिसेंट्रलाइजेशन, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। देखो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है, डेलीगेशन मतलब होता है अधिकार अंतरण, हमने दूसरे को अपना अधिकार सौंप दिया लेकिन जिम्मेदारी अभी भी हमारे पास ही होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसको अधिकार भी दे दिया और जवाबदारी भी उसको दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को दे दी, जिसको अथॉरिटी दी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी साथ में। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन जल्दी ले पाते हैं, क्विक डिसीजन। ठीक है। अब यूज कॉस्ट, जब हमें लागत अधिक लगती है, यूज मतलब अधिक लागत, तो ये क्या है बेटा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यूज कॉस्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की सीमा है। अब डेविएशन, डेविएशन को बोलते हैं बेटा हिंदी में विचलन। क्या बोलते हैं, विचलन। वो विचलन जो है वो क्या है दोस्तों, एक करेक्टिव एक्टिविटी, सुधारात्मक क्रिया, करेक्टिव एक्टिविटी, सुधारात्मक क्रिया। अब ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप दोस्तों, इसमें आता है गैंग बॉस। कौन आता है दोस्तों, गैंग बॉस। और 8 बॉस स्कीम, 8 बॉस होंगे, ये स्कीम किसने बनाई दोस्तों, FW टेलर ने। किसने बनाई है, FW टेलर, ये F वाला ऑप्शन। ठीक है। इसमें हेनरी फेयोल जो है वो किसी का आंसर नहीं, वो एक्स्ट्रा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इसको याद रखना। देखो स्टैंडर्ड को हमेशा अपन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो उसी को बोलते हैं डेविएशन। आपने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करा और उसको आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करा तो मालूम पड़ेगा डेविएशन कितना आया दोस्तों। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आइडियाज क्लियर। बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न पे, ट्रू फॉल्स पे। जल्दी से इसको नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो। देखो दोस्तों सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको लिख कर रखोगे तो याद भी रहेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा प्रश्न है ट्रू और फॉल्स बताना है, 6 नंबर का। जर्नल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध वित्तीय प्रबंध का एक अंग है। कुछ बच्चे इसको ट्रू बोलेंगे, कुछ बच्चे फॉल्स बोलेंगे। देखो इसका सही जवाब है दोस्तों फॉल्स, क्योंकि ये उल्टा लिखा है। जर्नल मैनेजमेंट फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जर्नल मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा आता फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट तो ट्रू होता, मतलब जर्नल की जगह फाइनेंशियल होना चाहिए था, फाइनेंशियल की जगह जनरल, तो आपका आंसर ट्रू होता। पर अभी आपका आंसर क्या है दोस्तों, फॉल्स। ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, मनी मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड होता है क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता, ये तो पहले से ही फॉल्स है। कौन सा मार्केट होता है ऑर्गेनाइज्ड दोस्तों, कैपिटल मार्केट। कौन सा मार्केट होता है ऑर्गेनाइज्ड, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार जो है वो संगठित बाजार होता है, मुद्रा बाजार नहीं होता। अब रिटेन्ड अर्निंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये बिल्कुल सही दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रिटेन्ड अर्निंग जो होता है ना, इसको बोलते हैं उपार्जित आय। क्या बोलते हैं, उपार्जित आय। रिटेन्ड अर्निंग फाइनेंस का सबसे सस्ता, वापस सुनना, सबसे सस्ता साधन है। कौन है चीपेस्ट में सबसे सस्ता साधन कौन है, रिटेन्ड अर्निंग, उपार्जित आय, रिटेन्ड अर्निंग। ये शब्द ध्यान रखना, पहले 2019 में भी पेपर में पूछा जा चुका है, 20 उसके पहले पूछा जा चुका है। रिटेन्ड अर्निंग सबसे सस्ता साधन, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एमसीक्यूज में। आगे बढ़ते हैं। अ फिक्स्ड असेट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए अगर आपको फिक्स्ड असेट खरीदना है तो लाइबिलिटी कैसी होगी, लॉन्ग टर्म ही होगी बेटा। तो ये तो बिल्कुल सही, थर्ड वाला भी सही है और फोर्थ वाला भी हमारा सही है। ठीक है। फिफ्थ वाला, OTCEI was started on the lines of NASDAQ, ये बिल्कुल ट्रू है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म जो है वो आपको बुक में मिल जाएगा। OTCEI स्टार्टेड हुई थी NASDAQ की लाइन पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्थ पे। दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, वेरी वेरी ट्रू। आप समझते हैं ना आज कि उपभोक्ता जो है उसको संतुष्ट करना ही मार्केट का मेन काम है। ग्राहक संतुष्ट है तो आपकी दुकान बिल्कुल चल निकलेगी, ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आपकी दुकान नहीं चलेगी।
तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारा क्या है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं वन वर्ड पे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हम दोस्तों। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, ध्यान रखिएगा 23 स्टॉक एक्सचेंज है। कितने दोस्तों, 23 स्टॉक एक्सचेंज। और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगला है एग मार्क इज़ यूज्ड फॉर विच प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा एग मार्क जो है नाम में लिखा एग मार्क मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये लिखा है प्रोडक्ट तो आगे, ठीक है वो लिख देना प्रोडक्ट। मतलब एग मार्क जो होता है उसको किन वस्तुओं पे उपयोग करते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जो कृषि से संबंधित है ना, कृषि उत्पादन चीज़ों पे लगाते हैं। और भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी, 23 है। अगला है व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है दोस्तों, सम ऑफ ऑल करंट असेट्स, सम ऑफ ऑल करंट असेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी क्या होती है दोस्तों, तो सभी चालू संपत्तियों का योग को मिलाकर कार्यशील पूंजी बनती है। वर्किंग कैपिटल इज सम ऑफ टोटल करंट असेट्स, सम ऑफ टोटल करंट असेट्स, ध्यान रखिएगा। अगला है, मैं लिख दूं यहाँ पर आपको दिक्कत होगी तो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ टोटल करंट असेट्स, ठीक है याद रखिएगा असेट्स, इसको बोलते हैं बेटा चालू संपत्तियों के योग को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आगे व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ साउंड पोजीशन, ये साउंड लिखा है दोस्तों, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साउंड पोजीशन ऑफ इंटरप्राइज, क्या लिखा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ साउंड पोजीशन। साउंड मतलब होता है बेटा अच्छी कंडीशन, आपके बिजनेस की अच्छी कंडीशन है कैसे मालूम पड़ेगा, सीधी बात है प्रॉफिट से, जितना प्रॉफिट होगा उससे मालूम पड़ेगा कि आपके बिजनेस की कंडीशन कैसी है, तो लाभ से मालूम पड़ता है। फिर लेबर्स कम अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेबर जो मजदूर होते हैं बेटा, मजदूर वो किस क्रम में आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, किस स्तर पे आते हैं दोस्तों। बहुत से बच्चे लिखेंगे लो लेवल, जबकि बेटा गलत है। लेबर जो है वो किसी भी लेवल पे नहीं आते, अपन लिखेंगे नो, लेबर जो है वो किसी भी लेवल में नहीं आते हैं। तो लेबर्स आर नॉट कम अंडर एनी लेवल, लेबर्स आर नॉट कम अंडर एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लगा देना, जब इसको लिखोगे वन लाइन में, लेबर्स आर नॉट कम, यहाँ पे लगा देना नॉट, नॉट कम अंडर विच किया जाएगा एनी, लाइन बन जाएगी लेबर्स आर नॉट कम अंडर एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेबर कहीं नहीं आता, लोअर लेवल पे क्या आता है दोस्तों, सुपरवाइजर आता है, ठीक है। अगला डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अडॉप्टेड बाय हुम, याद रखेगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये जो था वो F.W. टेलर, F.W. टेलर ने किया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये जो मैंने आपको बोली ना साइंटिफिक प्रिंसिपल की टेक्निक्स, उसमें आपको ये सब नाम मिल जाएंगे, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें फैटिक स्टडी भी है ना, मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, फैटिक स्टडी है, मेंटल रिवॉल्यूशन है, वो सब भी किसकी है, F.W. टेलर की है। नाम ध्यान रखिएगा, मेंटल रिवॉल्यूशन भी उन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये लास्ट है, विच पॉलिसी रिड्यूस द अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स, अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स मतलब अनावश्यक व्यापारिक बाधाओं को दूर कौन सी पॉलिसी ने करा था बेटा, ट्रेड बैरियर्स, वो भी अननेसेसरी कितने दूर करे थे बेटा, तो इसका आंसर आपको पता होगा लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इसको दोस्तों लिबरलाइजेशन को हम बोलते हैं हिंदी में पॉलिसी का नाम पूछा है तो लिबरलाइजेशन आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीन होते हैं। निजी इसको बोलते हैं दोस्तों उदारीकरण, 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 निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
देखो लिबरेशन में क्या हुआ था, जो ट्रेड बैरियर्स उनको हटा दिए थे, या तो बिल्कुल रिमूव कर दिए थे या कम कर दिए थे, जिससे आप इजीली माल को अपने सेल कर सकते थे। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए, वो जो प्रॉपर्टी थी या जो चीज़ें थी गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर्स प्राइवेट इंसानों को दे दिए। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट पूछे आपसे कहाँ हुआ था, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी कहाँ हुआ था, प्राइवेटाइजेशन में। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, याद रखिएगा। और ग्लोबलाइजेशन पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी टू कंट्रीज इकोनॉमी, किसी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू करने वाले दोस्तों, तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर, और जो बताऊँ उसको लिखने के लिए भी। तो दोस्तों 2 नंबर में पहला क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 डायमेंशन। कितने होते हैं मैनेजमेंट के? 3 होते हैं बेटा, 3 डायमेंशन। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा है बेटा मैनेजमेंट ऑफ पर्सन, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज। आपकी बुक में आप पढ़ सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं मैनेजमेंट के डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पर्सन और मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। प्रबंध जो है वो एक इनटेंजिबल फोर्स है। सीधी बात है, देखो मैनेजमेंट आपको दिखती तो नहीं है, ये इनटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देने वाली अदृश्य शक्ति होती है। मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्पफुल बनाती है, आप इसमें ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा, अच्छा चलेगा। वो ये आपको दिखता नहीं है, जैसे गुडविल नहीं दिखती वैसे मैनेजमेंट भी आपको नहीं दिखता। इसके बारे में आपको मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट मिल जाएगा, आप उसमें से इसको याद कर सकते हैं। और डायमेंशन वाला पॉइंट भी आपको मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, उसमें से एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, एक्सप्लेन। देखिए प्रबंध जो है विज्ञान एवं कला दोनों है, बताना है। देखिए मैनेजमेंट के आपने पढ़ा है कि सेकंड चैप्टर में कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और जब भी कोई प्रिंसिपल होते हैं, आपने देखा है कि F.W. टेलर ने जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की खोज करी है, और उसने क्या बोला है, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिसर्च होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस तो है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट आर्ट भी है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या काम करेगा, तो मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर कार्य करता है। तो यहाँ पर आर्ट भी, जैसे मैंने आपको सिखा दिया बेटा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आपको ऐसे लिख के आना है, ऐसे लाइन खींचना है, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ये सिखा दिया मैंने, ये रूल है। अब आर्ट क्या होगा दोस्तों कि आप उसको कैसे पेपर में लिख के आएंगे, वो आपका आर्ट है। ठीक है, अगला, मैनेजर्स आर बोर्न एज वेल एज मेड, डिस्क्राइब इन शॉर्ट। प्रबंधक या तो जन्म लेता है या बनता है, मतलब प्रबंध एक जन्मजात या अर्जित प्रतिभा है, इसके बारे में बताना है। प्रबंध क्या है, जन्मजात है या अर्जित प्रतिभा है, इसके बारे में बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं मैनेजर्स आर बोर्न, पैदाइशी लोग पैदा होते से मैनेजर होते हैं, उनमें बचपन से क्वालिटी होती है, उनके फादर के फादर के फादर बोलते हैं ना कि इनके खानदान में सभी मैनेजर्स हैं तो ये भी मैनेजर ही बनेंगे, क्वालिटी है इनमें। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पिताजी मैनेजर होना चाहिए, आप में क्वालिटी हो और आप अच्छी डिग्री लेके, पढ़ाई करके, प्रोफेशन लेके, MBA वगैरह करके भी मैनेजर की जॉब ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डिफाइन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसके और में लीगल इन्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि बिजनेस के आसपास जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, देखो पहले तो ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर है। कौन से फैक्टर, दोनों एक्सटर्नल फैक्टर। अब ये क्या होता है एक्सटर्नल, भैया ऐसे तत्व जो हमारे और साथ में दूसरे सभी के बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, सभी के बिजनेस पे प्रभाव छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। तो देखो पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे अभी आप देखिए चुनाव उनाव आते हैं तो बिजनेस वाले लोगों से डोनेशन मांगते हैं ना, वो कि डोनेशन दीजिए, चंदा दीजिए, उनके पोस्टर लगाते हैं, उनके बैनर लगाते हैं, नेताओं के नारेबाजी होती है, तो वो सबके लिए सेम है, सबको करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, पहली बात तो एक्सटर्नल फैक्टर है। दूसरा है सब पे अप्लीकेबल होता है,
हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस को ये फेस करना पड़ता है। और लीगल भी वही होता है, जैसे मान लो आप किसी कंट्री में हो तो वहाँ का लॉ आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप उस कंट्री में कोई भी दुकान खोलो, शॉप खोलो, आपको उसके लिए जो रूल है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्री के पैसे देना पड़ेंगे, या जो भी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना पड़ेगी। तो ये होता है लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, राइट 2 फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई इकोनॉमिक पॉलिसी की 2 विशेषता बताना है। पहली बात तो ये जानो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, तो 1991 में आई दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, नवीन आर्थिक नीति भारत में लागू हुई। इसकी 2 विशेषता क्या थी दोस्तों, वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में अपने क्या पढ़ा कि 2 विशेषता थी कि इन्होंने जो अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया, व्यापार पे जो बैरियर थे उनको हटा दिया। दूसरा, इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बना दिया। 2 लिख दिया अपन ने, क्या लिखा, रिड्यूस, क्या लिखा अपन ने, रिड्यूस अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स, व्यापार में जो बैरियर्स थे उनको हटाया। दूसरा, हेल्पफुल इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। ये 2 फीचर्स होगा, सिंपल सादे। अगला है 2 मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो पहला उद्देश्य कि फॉरेन की कंट्रीज़ से अपनी कंट्रीज़ को डेवलपमेंट कराने के लिए। दूसरा था दोस्तों कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ खुले ताकि कंट्री जल्दी प्रोग्रेस कर पाए, तरक्की कर पाए। ठीक है, 2 पॉइंट ही करना है दोस्तों। अगला, राइट 2 टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 टाइप का होता है नॉर्मली, एक सिंगल यूज्ड प्लान, एक मल्टी यूज्ड प्लान। सिंगल प्लान क्या होता है दोस्तों कि भाई एक प्लान बना लिया, हर काम के लिए अलग अलग प्लान, उसको बोलते हैं सिंगल यूज्ड प्लान। और मल्टी यूज्ड प्लान मतलब एक ऐसा प्लान होता है जो हमने, या इसको स्टैंड प्लान है, सिंगल यूज प्लान और मल्टी यूज प्लान, मतलब एक प्लान बनाया और बहुत समय तक आप वही प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो लंबे समय के लिए। ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा व्हाट इज़ पॉलिसी इन प्लानिंग। पॉलिसी क्या होती है दोस्तों, तो अगर आपने पॉलिसी और प्रोसीजर का डिफरेंस पढ़ा है, किसका, पॉलिसी और प्रोसीजर का, तो उसमें से आप पॉलिसी के बारे में लिख सकते हो। पॉलिसी क्या होती है दोस्तों, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ की टॉप लेवल अथॉरिटी है, टॉप लेवल अथॉरिटी वो नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, और वो पॉलिसी सबको मानना पड़ती है। ये वहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं जो कौन बनाता है, टॉप लेवल अथॉरिटी बनाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 11, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, तो संगठन वो होता है दोस्तों जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्ट, एक कॉमन ग्रुप के लिए काम करते हैं। जैसे मैनेजमेंट के लिए आपने देखा है कि अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, तो ग्रुप ऑफ पीपल होना ज़रूरी है, उसी को हम बोलते हैं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। इसके और में है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये डेलीगेशन हो गया, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, या फॉर्मल और इनफॉर्मल भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, राइट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिस्क्राइब 2। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के आपको एलिमेंट लिखना है। डेलीगेशन को बोलते हैं बेटा अधिकार अंतरण। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है डेलीगेशन, पहला होता है अथॉरिटी, पहला होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा होता है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी 3 एलिमेंट होते हैं, 2 को समझा देना। व्हाट डू यू डिसेंट्रलाइजेशन, ध्यान रखना डेलीगेशन एक प्रोसेस है, तो डिसेंट्रलाइजेशन उसका एंड रिजल्ट है। मैंने बताया था यहाँ पर अपन लोगों को अथॉरिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं, यहाँ पे वो जल्दी फ्रीडम इंजॉय कर पाते हैं और सारा काम उनका खुद का होता है। जिनको डिफरेंस याद है उसमें से भी वो डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट लिख सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स में डिफरेंस शायद ही पूछे। तो डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, इनको ज़रूर पढ़ के रखिएगा, पेपर में इनके आने के चांस ज़्यादा है दोस्तों। आइए बढ़ते 13 प्रश्न की ओर। 13 प्रश्न है, व्हाट इज़ कोपरा। कोपरा क्या है, कोपरा को दोस्तों बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा, ये 1986 में दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। और क्यों बनाया था ये? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। क्यों बनाया गया था दोस्तों? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ठीक है, ताकि उनको एजुकेशन दें और वो बच सकें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में और में क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? जो मैंने बताया, पहला ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट, क्या बताया दोस्तों? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को बचाने के लिए। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? टू एजुकेट देम अबाउट देयर राइट्स, उनको उनके अधिकारों का एजुकेशन देना और उनको प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को, ताकि उनसे कोई फ्रॉड ना हो, कोई उनको ठगे नहीं, इनके बारे में ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते भी जाना। एजुकेट है, थोड़ा क्या पेन नहीं है, ये हाथ से लिखना पड़ता है इसलिए दिखता है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कंज्यूमर राइट्स? कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसके अगेंस्ट मतलब उसके द्वारा ग्राहकों को कुछ अधिकार दिए गए जिसका ग्राहक उपयोग कर सकते हैं। जैसा इसके अंदर कुछ अधिकार आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू चूज, फिर राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, या राइट टू बी हर्ड। देखो, राइट टू चूज़, ग्राहकों का अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से माल चुन सकते हैं, कोई ने फोर्स नहीं करेगा, जो माल उनको अच्छा लगे वो खरीदेंगे। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षित रहने का अधिकार, सभी ग्राहकों को अधिकार होता है कि जो माल खरीद रहे हैं उसे सुरक्षित रहे, उनको नुकसान नहीं हो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब उन्हें ये भी अधिकार होता है कि वो वस्तु के बारे में पूरी जानकारी दुकानदार से ले सकते हैं। और राइट टू बी हर्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर उनको कोई वस्तु से प्रॉब्लम होती है, कोई नुकसान हो रहा है, तो वो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं और दुकानदार को उनकी बात सुनना पड़ेगी। बढ़ते हैं इसके और वाले प्रश्न पे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर? ग्राहकों की जवाबदारी क्या होती है दोस्तों? तो पहली जवाबदारी क्या होती है दोस्तों कि रिसीव बिल, भाई बिल लेना। ग्राहक की जवाबदारी क्या होती है? सामान जब खरीदते हो बिल लो। दूसरी जवाबदारी ग्राहकों की क्या होती है दोस्तों? पहले तो बिल ले लोगे आप, बिल को कैश मेमो भी बोलते हैं दोस्तों, कैश मेमो, कैश मेमो। ठीक है, दूसरी जवाबदारी क्या होती है कि जो भी आप सामान खरीदो तो टू टेक प्रॉपर केयर, तो आप खुद सामान खरीदते वक्त पूरा प्रॉपर केयर रखें फिर सामान खरीदें। तीसरा, चेक गुड्स बिफोर परचेस, माल खरीदने के पहले ही आप खुद जांच करें कि जो खरीद रहे हो वो सही तो है ना, वरना आप खुद ने देखे बिना खरीद लिया, कहीं से भी उठा लाए और बाद में आप शिकायत कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राहक की भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दोस्तों, व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है और व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? देखिए, मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है जो सेलिंग के पहले शुरू हो जाता है और सेलिंग के बाद तक चलता रहता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। इसके अंदर माल को बनाना, खरीदना, बेचना तो आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा माल को बनाने के पहले भाई कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ साधन मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, क्या काम होगा, किस तरीके से होगा, वो सब मार्केटिंग में आता है। वो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये होता है मार्केटिंग के फंक्शन का एक सेट, ग्रुप ऑफ सेट। मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट आते हैं, 4 पीज आते हैं मार्केटिंग फंक्शन में, 4 पीज। पहला होता है प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और एक और क्या आता है दोस्तों? बताएं। चलो, ये आपके होमवर्क में मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना है
कि इनका ग्रुप होता है। प्राइस, प्लेस और प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। वैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन 2 नंबर में था, 2 पॉइंट ही लिखना है आपको, इतना ही ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 19। आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों इसमें, अब जिनके 3 पॉइंट लिखना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्सेस फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको डिफरेंस बताना है। औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। ध्यान रखिए बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये नॉर्मली लिख के होता है, रिटर्न होता है, और इनफॉर्मल जो होता है वर्बल होता है, बोल के होता है दोस्तों। फॉर्मल में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इनफॉर्मल में टाइम कम लगता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में फीडबैक जल्दी मिल जाता है, फॉर्मल में फीडबैक लेट मिलता है, इनफॉर्मल में फीडबैक जल्दी मिल जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि तुमको मैं लिख के लेटर दूंगा, फिर प्रिंसिपल को दोगे, फिर वो जवाब देंगे, तो ये फॉर्मल हो गया। और इनफॉर्मल क्या है, डायरेक्ट मैंने फ़ोन लगाया, हाँ भाई क्या करना है, चलना है घूमने, उन्होंने बोला नहीं चलना है, यहाँ चलना है, ये गया इनफॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मास्लोज नीड हियरार्चिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको एक बार पढ़ लेना दोस्तों, अच्छे से आपकी बुक में दिया हुआ है, हो सकता है पेपर में कल आ जाए, परसों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की सीमाएं बताइए, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, या कंट्रोलिंग का महत्व बताइए। देखिए इंपॉर्टेंस बताना आसान है, तो इम्पोर्टेंस बताते हैं अपन। नियंत्रण का महत्व क्या होता है दोस्तों, तो नियंत्रण का महत्व ये होता है कि ये प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है। ये लाइन होती है कि विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस। देखो अगर आप नियंत्रण नहीं करोगे तो आपका जो प्लान करा है आपने सब बेकार जाएगा। दूसरा कि कंट्रोलिंग जो होता है वो रिजल्ट देता है, जो भी आपने इसके पहले कोई भी फंक्शन करे तो कंट्रोलिंग उनका बेस होता है। इसके अलावा कंट्रोलिंग जो होता है वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है। और मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें अगर इंपॉर्टेंस के पॉइंट आपको नहीं आते तो उसमें से आप 3 पॉइंट निकाल के कंट्रोलिंग में लिख सकते हो, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एक्सप्लेन टाइप्स। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, जो नॉर्मल प्लानिंग होती है ना, बस उसी की डेफिनेशन लिखो और आगे लगा दो फाइनेंशियल वर्ड। इसका मतलब कोई भी प्लानिंग करना, लेकिन वो किससे जुड़ी हुई हो, फाइनेंस से। बिजनेस में वित्त से संबंधित प्लानिंग को वित्तीय नियोजन कहते हैं। द प्लानिंग विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। द प्लानिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है दोस्तों। पहली होती है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, जो 5 साल से ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा के लिए हो, 5 साल से ज़्यादा मतलब मोर देन 5 ईयर। मीडियम क्या होती है दोस्तों, मीडियम टर्म प्लानिंग क्या होती है, तो मीडियम टर्म वो होती है जो 1 साल से ज़्यादा हो और 5 साल से कम, मतलब मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। और तीसरी होती है बेटा शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो होती है लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, ठीक है। 3 टाइप की होती है प्लानिंग। देखो शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, 1 साल से ज़्यादा 5 साल से कम। और लॉन्ग टर्म क्या होती है, मोर देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर। जो बोल रहा हूँ उनको लिखते जाना दोस्तों। इसके और वाला क्वेश्चन देखो, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। ये ध्यान रखना कौन कौन से फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, कितनी हमारे पास शेयर कैपिटल है, बिजनेस में कितना खर्चा आएगा, क्या बिजनेस का नेचर है, इन सब बातों का इफेक्ट होता है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा बुक में से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ NSE। NSE क्या है और इसके ऑब्जेक्ट लिखना है दोस्तों। और व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल आएगा, बॉन्ड्स आएगा, है ना, हुंडी वगैरह सब होता है ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों। ये एक बार पढ़ के रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। थोड़ा टाइम कम है, मुझे वीडियो जल्दी ख़त्म करना होगी क्योंकि मुझे 10th क्लास के लिए भी उनको पेपर है, उनका ध्यान रखना है। आप ये क्वेश्चन देखिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, राइट 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की 4 तकनीकें बताना है दोस्तों। मैंने बता दिया आपको 4 टेक्निक कौन कौन सी होती है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेंटल रिवॉल्यूशन और वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इनमें से जो आपको 4 अच्छी लगे आप उनको समझा सकते हो दोस्तों। फिर डिस्क्राइब इन ब्रीफली लिखी मैंने तीनों, तो 1, 2 और 3, ये तीनों भी जो टेक्निक्स ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ही आती है, इन्हीं को समझाना है आपको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, कोई दो को समझाना है, समझा सकते हैं आसानी से, आपको पर याद अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है राइट द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के साधन बताना है। तो रिक्रूटमेंट को दो साधन होते हैं दोस्तों, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में क्या होता है दोस्तों, प्रमोशन हो जाता है आंतरिक में। प्रमोशन मतलब एक ही अपनी पहले ही अपने से बिजनेस में कोई ऑलरेडी इंसान है, उसको हमने यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया, तो ट्रांसफ़र होता है पहला। दूसरा प्रमोशन, उसी को उसी की पदोन्नति कर दी, उसी स्थान से ऊपर पहुँचा दिया, तो ये होता है दोनों। अब एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जब जॉब के लिए आप जैसे कहीं पढ़ाई करते हो और आपने सुना है ना 3 इडियट में देखा है कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो राजू को वहीं से जॉब मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस से कंपनी आना, आपका इंटरव्यू लेती है कॉलेज में आके, वो वहीं से जॉब मिल जाती है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो आपकी शिक्षा संस्थान है, वहाँ से जब कोई कंपनी आकर आपको ले जाती है जॉब के लिए, तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट्री गेट, रिलेटिव्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है दोस्तों, तो इसका एक पूरा चार्ट है। चयन की प्रक्रिया बताइए कि पहले हम एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, फिर स्क्रूटनी छाँटाबीनी करते हैं, उसमें उनका प्राइमरी इंटरव्यू लेते हैं, फिर सेकेंडरी इंटरव्यू लेते हैं, फिर फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा फिर मेडिकल कराते हैं, रेफरेंस चेकिंग करते हैं। इसके अलावा उनका ओरिएंटेशन होता है, फिर प्लेसमेंट होती है दोस्तों, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट चलता है। तो चार्ट पूरा है, इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस के एलिमेंट क्या है दोस्तों, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, चूज द अल्टरनेटिव्स, देन इवेल्यूएट ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना। ये पूरा अपन ने पढ़ा फॉलो अप एक्शन तक, इसे ध्यान रखिएगा। और ये सर प्लानिंग की प्रोसेस है दोस्तों, प्लानिंग के एलिमेंट्स अलग है। एलिमेंट में आपको गोल, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, ये आपको आएगा एलिमेंट में दोस्तों। क्या क्या, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, ऑब्जेक्ट, गोल, ये सब आपको एलिमेंट में आएगा। और जो इसके पहले मैंने बताया था, वो जो फॉलो अप एक्शन है, इवोल्यूशन है, वो आएगा प्रोसेस में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। पास है ये दोस्तों, आपके पास है पेपर का लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर और राइट द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग और डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 और आ गए थे, ये 2 क्वेश्चन है और में। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। देखो पैकेजिंग के फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो पैकेजिंग करने से फ़ायदा क्या मिलता है कि वस्तु सुरक्षित रहती है, सिक्योर रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, अट्रैक्टिव दिखती है, एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प होता है, प्राइस इंक्रीज अच्छे से हो जाती है, वस्तु अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, और एडवर्टीजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस क्या है कि एडवर्टीजमेंट में सबको अपन एक साथ एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग में घर घर जाके चीज़ों को बेचना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट में खर्चा ज़्यादा होता है, पर्सनल सेलिंग में खर्चा थोड़ा कम होता है। एडवर्टीजमेंट में टाइम बचता है, पर्सनल सेलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा 4 नंबर में। तो दोस्तों ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर जो है वो मैं करवा चुका हूँ दोस्तों। देखिए 22 क्वेश्चन था, इसमें 3 थे क्वेश्चन और में, कोई आप ध्यान रखिएगा, इनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और मैंने आपको पूरा कंप्लीट पेपर करा दिया है 80 मार्क्स का दोस्तों। तो ऐसा ही एक पेपर कल आपके लिए और लेकर आऊँगा। अगर आप उन पेपर को और अच्छे से कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांस है दोस्तों। जो मेरे स्टूडेंट थोड़े वीक है पढ़ने में, तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन्हीं को अच्छे से पढ़ लो। और इसके पहले आज मैंने एक वीडियो डाली थी कैरेक्टरिस्टिक की और इम्पोर्टेंस की, तो उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उनके पॉइंट याद कर लो और थोड़ा बहुत उनका डिस्क्रिप्शन याद कर लो, ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम 3-4 लाइन उनके बारे में लिख पाओ। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं वो कृपया पॉइंट को ध्यान से पढ़ें और 1-आध लाइन 2 लाइन जितना भी डिस्क्रिप्शन आपसे बने उनको लिख के ज़रूर याद करें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस का। और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आपको, एक पेपर और लेकर आऊँगा, उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम होती है, छोटे आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो आज हम अभी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आपके पेपर में भी एक दिन है, आप अच्छे से 24 घंटे का यूज़ करके पेपर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा और मिलते रहिएगा हमसे। और चैनल को जल्दी से कमेंट लाइक करें दोस्तों में, शेयर करें दोस्तों। इंदौर की पाठशाला आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, गुड बाय।